हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार और यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 10। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग रोजाना 50 एमसीक्यू कवर करते हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, पॉलिटी में आपको दिया जा रहा है संसद के विभिन्न जो समितियाँ हैं उनको कब कवर करेंगे। रिविजन्स के तौर पे बायोलॉजी में पौधे में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं और उनके जो कार्य होते हैं उनको आप कवर करेंगे। टॉपिक्स की बात करें तो वंश, उनके संस्थापक और राजधानी, ये तीनों चीज़ आपको एक साथ पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स में दिसंबर 2020 का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो यही रहने वाला आपका होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदन को हम निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। मंदन, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को मंदन कहा जाता है। ठीक है, मंदक या फिर मंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दैतादैत सिद्धांत के प्रवर्तक है। दैतादैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अगर हम बात करें शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य की बात करें तो उन्होंने विशिष्ट दैतवाद दिया था। अगर माधवाचार्य की बात करें तो इन्होंने दैतवाद दिया था। जबकि दैतादैत की अगर हम बात करें तो निम्बार्काचार्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने इसको स्टार्ट किया था, मानव विकास सूचकांक को। और ये जो होता है कह सकते हैं हम कि यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये अक्सर ये पूछा इस तरह से जाता है कि ये कितनी चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो मात्र 3 चीज़ों पर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा। अब यहाँ पे यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। जब सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1990 में इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ये सबसे महत्वपूर्ण जो कि है। नेक्स्ट वन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया। थीन बांध जो किस नदी पर बनाया गया बताइए। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो थीन बांध है वो कह सकते हैं रावी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? बताइए कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 21 जून को कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, जबकि 16 अक्टूबर जो होता है वो विश्व खाद्य दिवस के रूप में, खाद्य संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ का उदाहरण नहीं है? आलू, प्याज, ये सभी के सभी जो आते हैं वो कह सकते हैं तना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संगाई जो त्यौहार है निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल, और ये प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारक जीव का प्रकार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फाइलेरिया, तो देखिए फाइलेरिया जो होता है वो हम कह सकते हैं सूत्रकृमि के द्वारा। फाइलेरिया सूत्रकृमि जो आपको याद है, पहले आप उस तरह से भी मैच कर सकते हो। अगर टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, यानी डी का 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ए का 3 और डी का 1 2 जगह पे मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हम कह सकते हैं कि वायरस के कारण होने वाला है, तो बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उदर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग कहलाता है। उदर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ड्यूडेनम किसका भाग है? तो ध्यान रखिएगा ड्यूडेनम जो कि आंत का भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है? भगवान बुद्ध से संबंधित डियर पार्क कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इनसे संबंधित जो पॉइंट्स है, जैसे दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक सारनाथ जो कि डियर पार्क है, यानी सारनाथ का डियर पार्क। उत्तर प्रदेश में सारनाथ डियर पार्क है। सारनाथ में डियर पार्क ऐसा स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मापदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे?
हड़प्पावासी जो वो किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए वो चांदी, सोना और टिन ये सभी का आयात करते थे, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। बताइए कि बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी को पढ़िए कि उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसको स्टार्ट इल्तुतमिश ने ही किया था, इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बलबन से जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था, तो ध्यान रखेंगे बलबन ने अपनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट्स की लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय काल में गठित हर्सेल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। हर्सेल समिति का संबंध, तो ध्यान दीजिएगा हर्सेल समिति का संबंध टकसाल संबंधी व्यवस्था से था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने की मदद की, यानी आपको पता है सालम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत ही जो कि यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ये सभी दीवानी प्रदान की थी ब्रिटिश को। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति किससे संबंधित है, ये हम आप लोग को ऑलरेडी करा चुके हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा था, हाल ही में भी जस्ट किए थे, क्राउन बुक का हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उसी में हम लोगों ने कवर किया था। हाली पद्धति मजदूर से संबंधित है, बंधुआ मजदूर, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज्य दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसके बारे में वर्णन किया गया, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, इल्तुतमिश, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी उपाधि दी थी। साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने किसे, तो ये उपाधि जहाँ आरा को दिया गया था, सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए कि मधुबनी चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में 2 पॉइंट्स लिखे गए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला पॉइंट्स कि इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, बिहार से संबंधित, बिहार के जो कि मिथिला चित्रकला इसे कहा जाता है। और हम अगर सेकेंड पॉइंट पढ़े कि चित्रों में धार्मिक विषय, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है कि चित्रों में धार्मिक विषय के बारे में बात कही गई है, यानी यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाता है। नेपाल के आसपास के क्षेत्रों से ये संबंधित हो जाता है। अगला पॉइंट्स देखिए क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन इनमें से किस निकाय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन किस निकाय के द्वारा किया जाता है, तो ये होता है पीएमओ के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री जो ऑफिस है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के द्वारा जो नए राज्यों को बनाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि किस भारतीय कलाकार ने संविधान के हस्तलिखित प्रति को डिज़ाइन किया था। संविधान के हस्तलिखित प्रति को डिज़ाइन किया था किसने, नंदलाल बोस, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो बैठक नहीं बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है।
लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये पॉइंट सही है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट गलत है, हमें सही बताना था, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की जो बात की गई है संयुक्त बैठक की, वो आर्टिकल 108 में। ठीक है। नेक्स्ट वन, लामा लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बताइए कि लामा जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, अगर शायद ऐसे आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बस उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ढलाई लामा आपने नाम सुना होगा, तो बस अब क्लियर हो गया होगा। ढलाई लामा जैसे ही आपने नाम सुना तो बिल्कुल आसानी से आपने क्लियर कर लिया, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत में कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है वो कर्नाटक से किया जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कर्नाटक से। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे अनुसूची और अनुसूची कौन किसके साथ मैच होगा, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ के प्रकार की बात की गई, जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में इसमें बात की गई है। चौथी अनुसूची में किसी भी राज्य की राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात है। 11वीं अनुसूची पंचायत से, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। यानी यहाँ पे जो भी मैच किया गया बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में आपको पता है जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि माल एवं सेवा कर, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि फ़ोन किस देश की एक स्थानीय वायु प्रवाह या फिर हवा कह सकते हैं, पवन है फ़ोन। तो फ़ोन का संबंध स्विट्जरलैंड से होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? जस्ट हाल ही मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स वीडियो जो बना रहे थे उसी में मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। मामी लक्ष्मी छोटी कार में, आपको याद होगा। तो छोटी कार का मतलब 10 डिग्री जो चैनल है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाई का जंगल किस प्रदेश में स्थित है? तो बताइए कि जवाई का जंगल जो है किस प्रदेश में स्थित है? ए करेक्ट होगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो गठन है वो कब किया गया था? 1971, सी विल बी करेक्ट आंसर, 1971। नेक्स्ट वन देखिए, खासरा जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं रोमांतिका। ठीक है, खासरा या फिर रोमांतिका निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण ये होने वाला एक रोग है खासरा? तो खसरा एक प्रकार का कह सकते हैं कि विषाणु जनित रोग है। यहाँ पे ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लसीमीटर किसको अनुमान लगाने में मदद करता है? लसीमीटर। तो देखिए लसीमीटर का प्रयोग हम लोग जो कि कह सकते हैं वाष्पन उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसको प्रस्तुत करती है? तो कह सकते हैं लोकसभा के स्पीकर को। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट वन कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? और वो विधेयक होता है धन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, धन विधेयक। नेक्स्ट वन कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। ठीक है, अगर हम लोग किसी बाल्टी में कोई छड़ को डालते हैं तो वो भी तिरछा दिखता है, सिक्का रहता है वो भी हमारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी कारण जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। बताइए कि वो 5 अनुच्छेद कौन कौन से? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो होता है वो 14 से 18 होता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। समानता अधिकार या फिर समता का अधिकार, तो दोनों का मतलब एक ही है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। बी को टिक करेंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया।
नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध परियोजना, तो सलाल बांध का संबंध हो जाता है चिनाब से, सी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में यानी कि प्रतिशत के अनुसार दूसरा राज्य किसका है, दूसरा स्थान किसका है। हाल ही मैंने आपको शॉर्ट्स में बनाया था, ट्रिक के माध्यम से बताया था कि राज्यों का क्रम क्या है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी और एक प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सबसे टॉप पे मध्य प्रदेश आता है, जबकि अगर हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे टॉप पे मिजोरम आता है। लेकिन क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग भी सेकंड नंबर पे और प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी सेकंड नंबर पे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और थर्ड नंबर पे जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग मेघालय आता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट है कि भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, बिल्कुल सही। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड ही केवल करेक्ट है, इस वजह से सी को टिक करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है, तो उनके हृदय में कह सकते हैं 3 कोष्ठक, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 4 कोष्ठक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उनमें कुछ अंडे देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्तनधारियों में आपको पता है जैसे प्लेटिपस आपको पता होगा अंडे देने वाला एक स्तनधारी होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, शैवाल के सदृश होते हैं। ठीक इसी तरह से शैवाल में भी होता है, तो शैवाल यहाँ पे करेक्ट होगा। राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो हम कह सकते हैं राइजोबियम जो कि सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सहजीवी जीवाणु का प्रकार हो जाता है। मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के संबंध में आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि एक स्थिति जिसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, जो कि ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत है क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं में दिखाई नहीं पड़ती, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को अवतल लेंस का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। उचित प्रकार के अवतल लेंस, उचित प्रकार के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के थ्रू हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट होगा केवल और केवल 2। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए किसके लिए सजा निर्धारित करती है। 124 का ए जो है वो किसके लिए सजा निर्धारित करती है, तो राज्यद्रोह के लिए सजा के बारे में इसमें बात की गई है 124 का ए। नेक्स्ट वन देखिए कि विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। 1 से 2 दिन पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा था, लेकिन उसमें मैंने आपको धारा पूछा था विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, धारा कौन से है, तो आर्टिकल हम लोगों ने देखा था धारा 141 में बात की गई है, ठीक है। और कितने व्यक्तियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, न्यूनतम संख्या 5 होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ कवर कर लिया फ्रेंड्स। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए रहा है, आप क्यूज का राइट आंसर बताइएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।